एक लड़के के मोबाइल में लगातार व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन की बेल बज रही थी। एक के बाद एक फोटोग्राफ्स, एक के बाद एक वीडियो आने की सूचना मिल रही थी। और जैसे ही उस लड़के ने अपने मोबाइल को देखा, मोबाइल को देखने के बाद देखता है कि उसके मोबाइल में किसी ने अश्लील फ़ोटो और अश्लील वीडियो भेजी हैं। बस उसको देखना चाहता था और देखने के लिए उसको चाहिए थी एक एकांत जगह। जिस जगह पे वो बैठा हुआ है, पूरा परिवार मौजूद था और वो अपने परिवार के बीच में उस फोटोग्राफ्स को और उस वीडियो को देख नहीं पा रहा था। और बार बार उसके घर वाले किसी न किसी काम से उसको इधर उधर भेज रहे थे। मौका मिलता है एकांत में जाने का, मौका मिलता है जब उसके आसपास कोई नहीं था, तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद उसने अपना व्हाट्सएप को चेक किया और उन सारे फोटोग्राफ्स को डाउनलोड कर लेता है। फोटोग्राफ्स को डाउनलोड करने के साथ साथ ही वो वीडियो को भी डाउनलोड कर लेता है और वहाँ पर देखने लगता है उस वीडियो को और फोटोग्राफ्स को। दरअसल एक अननोन नंबर से आया हुआ ये नोटिफिकेशन था, वीडियो थे और फोटोग्राफ्स थे। जब उसने उन फोटोग्राफ्स को जूम करके देखने की कोशिश कर रहा था तो उसमें एक लड़की है जो कि बिना कपड़ों की थी और एक लड़की है जो वीडियो के अंदर है जो बिना कपड़ों की थी। जब उसने उनको जूम करके देखने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि उसी की सगी बहन है। बस इतना सीन देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से एक बार देखने की कोशिश की कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है क्या झूठ है। इसके बाद जब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जिसके फोटोग्राफ्स वो देख रहा है, जिसकी वो वीडियो देख रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी की सगी बहन है, और अपनी बहन के पास जाकर उन फोटोग्राफ्स, उन वीडियो के बारे में बातचीत करता है, तो बहन जो बताती है उसको सुनने के बाद वो लड़का आग बबूला हो जाता है और यहीं से एक कत्ल की शुरुआत होती है। न केवल एक कत्ल होता है बल्कि 5 जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी की ओर चली जाती हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, डूब रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला गौतम बुद्ध नगर है और इसी गौतम बुद्ध नगर ज़िले का एक थाना लगता है बिसरख। दरअसल एक लड़का जिसका नाम गुड्डू होता है, यूँ तो गुड्डू रहने वाला था ज़िला हरदोई के गाँव कोटलिया का, और पिछले कई दिनों से लगातार वो बिसरख थाने के चक्कर लगा रहा था। बार बार जाकर एसएचओ से, कभी सेकंड अफसर से, कभी संतरी से, कभी किसी से जाकर कहता था कि साहब मेरा भाई गायब है, भाई को ढूंढ दीजिए। लेकिन पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। दरअसल एक दिन एक होमगार्ड ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों दिक्कत मान रहे हो, रोज़ रोज़ तुम यहाँ आ जाते हो। तो वो होमगार्ड उसकी बात सुनता है, बाकी किसी अधिकारी ने, किसी पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो कहता है कि मेरा भाई, जिसका नाम रंजीत कुमार है, और रंजीत कुमार 13 जून 2022 से लापता है। दरअसल वो यहीं एक हैबतपुर गांव है, वहां पर रहता है और साथ ही ग्रेटर नोएडा के जो पश्चिम इलाका है वहां की सोसाइटी में एक प्रेस की दुकान लगा कर रखता है और साथ ही लोगों के कपड़ों पे प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है। यहीं से पैसे गाँव भेजता था, उसी से ही परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन 13 जून से उसका कहीं अता पता नहीं है, वो लापता हो गया है। हमने ऐसी कौन सी जगह है जहां अपने भाई को तलाश नहीं किया, क्योंकि वो इस थाना क्षेत्र के गांव में रहता था, इसलिए बार बार थाने के चक्कर काटता हूं। अधिकारियों के पास जाता है, उच्च अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन उसके भाई की किसी ने फरियाद नहीं सुनी। और वो 1-2 दिन नहीं, लगभग 5 महीने तक ऐसे ही चक्कर काटता रहता है। लगभग 5 महीने 10 दिन के बाद पुलिस की नींद टूटती है और तब कहीं जाकर 24 नवंबर 2022 को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 5 महीने बाद मुकदमा दर्ज तो होता है, लेकिन पुलिस फिर भी उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रही थी जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। वक्त आगे गुजरता है। जब भी घर वाले इस थाने में जाते थे, जब भी उच्च अधिकारियों से बातचीत करते थे, तो हमेशा उच्च अधिकारी कहते थे कि पुलिस अपना काम कर रही है, तुम पुलिस को परेशान मत करो। लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी उसके भाई का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन अचानक ही 26 जनवरी 2023 को एक गांव लगता है चिपियाना बुजुर्ग, इसके पास एक तालाब है और तालाब के पास से रेलवे स्टेशन की पटरी है, यार्ड है जो यहाँ से गुजर रही है। वहाँ एक लड़के की लाश मिलती है। लाश नहीं थी बल्कि कंकाल था। उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो थे, बेल्ट, उसके जूते, उसके पास और जो ज़रूरी चीज़ थी जो पानी में नहीं गल सकती थी वो चीज़ मिल जाती हैं। और जैसे ही ये चीज़ सामान मिलता है, उसके कंकाल मिलता है, पुलिस की नींद टूट जाती है। और पुलिस की नींद टूटने के बाद अब पुलिस चारों तरफ इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार गायब होने वाला कौन था। आसपास के थानों में संपर्क किया जाता है,
तभी पुलिस को याद आता है कि एक लड़का जो 13 जून 2022 से लापता है, जिसका भाई गुड्डू लगातार थाने में चक्कर काट रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं लाश उसकी हो। पुलिस वाले उस लड़के के घर वालों से संपर्क करते हैं, घर वालों को बुलाते हैं, तो उसके जूते, उसके बेल्ट, उसकी चाबी, ये सब सामान देखने के बाद घर वाले कहते हैं कि ये तो हमारा ही बेटा है, हमारे ही बेटे का कंकाल है। उसके बाद पुलिस लगातार अब इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है और महज 13 दिन यानी कि 7 फरवरी 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग वाकई दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये लड़का अब से लगभग 7-8 साल पहले ये हरदोई से गौतम बुद्ध नगर आया था और यहाँ उसने एक प्रेस की दुकान लगाई थी, जहाँ पर लोगों के कपड़ों पर इस्त्री क्या करता था, प्रेस क्या करता था। और प्रेस करते करते एक दिन इसके मोबाइल से एक मिस कॉल चली जाती है और जैसे ही मिस कॉल जाती है उधर से आवाज़ आती है एक लड़की की। उससे बातचीत करता है और लड़की इसको सॉरी बोलती है, ये लड़की को सॉरी बोल देता है। लेकिन ये एक शुरुआत थी, अगली बार फिर वो लड़की इससे बातचीत करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला चलता रहता है और चलते चलते कब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है, इनको पता ही नहीं चलता। इस लड़की को जब मौका मिलता था तब वो इस लड़के के पास आ जाया करती थी और जब इस लड़के को मौका मिलता था तो वो उसे या तो अपने पास बुला लिया करता था या उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाया करते थे। प्यार, दोस्ती ये सब तो चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच में अब कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध भी बनने लगे। और जब शारीरिक संबंध बनने लगे तो जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लगभग 7 साल बीत जाते हैं। तब लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लड़की भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लड़की ने जब अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से इस रिश्ते के बारे में जानकारी दी कि मैं उस लड़के से जिसका नाम रंजीत कुमार है, जो कि एक सोसाइटी में प्रेस की दुकान चलाता है, कपड़ों पर प्रेस करता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। घर वालों को ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है और उस लड़के को अपने यहाँ पर बुलवाया जाता है। मई का महीना था, वो लड़का उसके घर पहुँच जाता है और उसके बाद उस लड़के को बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। मारपीट करने के बाद उससे कहा जाता है यदि भविष्य में तूने हमारी बहन से या हमारी बेटी से बात करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लड़का था कि उसके दिमाग में कुछ और खुरापाती चल रही थी। इसके बाद उस लड़की को वो बुलाता रहा चोरी से, चुपके से, और जब जब उसके साथ वो अर्धनग्न अवस्था में होता था या उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता था, तब तब उस लड़की का वो फोटोग्राफ्स ले लिया करता था, उसकी वीडियो बना लिया करता था। और एक दिन वो लड़की से कहता है कि बहुत जल्दी हम तुम दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, यकीन ना हो तो देख लेना। उसने ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियो सारे के सारे उस लड़की के सगे भाई के मोबाइल पर सेंड कर देता है, भेज देता है और नीचे लिखता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, यदि तुमने इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो देख लेना ये फोटोग्राफ्स वायरल हो जाएंगे और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इतना सुनते ही वो भाई आग बबूला हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसकी बहन इतने लंबे समय से उस लड़के के साथ कर क्या रही थी। अपनी बहन से जाकर पूछता है तो बहन के साथ भी वो मारपीट करता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। और तभी वो एक प्लान करता है पूरे परिवार के साथ बैठकर। लड़की से कहता है कि आज तुम्हें उसे अपने घर बुलाना है। लड़की शुरुआत में तो ना नकुर कर रही थी, लेकिन जब परिवार की पूरी तरह से दबाव में आ जाती है तब वो 13 जून 2022 को वो लड़की उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद रंजीत कुमार उसके बताए हुए जगह पर, बताए हुए घर में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो सब कुछ उसको सामान्य लगता है। घर के अंदर 2 भाई होते हैं, लड़की के माँ बाप होते हैं, लड़की का मामा होता है, इस तरह से परिवार के कई लोग मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था और इस लड़के को बैठाकर आराम से, इत्मीनान से शराब पीने के लिए दी गई। लड़का शराब पीता है और शराब पीने के बाद जब वो पूरी तरह से नशे में हो जाता है तब उसको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है और किस हालत में है। तभी इसमें परिवार के कुछ लोग उसके हाथ पैर पकड़ते हैं और कुछ लोग उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। वो इस स्थिति में नहीं था कि वो शोर मचा सके, वो इस स्थिति में नहीं था कि शोर मचाकर लोगों को अपने पास बुला सके, अपनी जान बचाने की अपील कर सके। इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम तो दे दिया, लेकिन रात को ही मामा और भांजा दोनों मिलकर उस लाश को इस तरह से अपनी बाइक पर बांधते हैं। बाइक पर बांधने के बाद ताकि अगर वो जाएं, रास्ते में अगर उनको पुलिस मिल जाए तो शायद उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ, ये 3 लोग एक बाइक पर बैठ के जा रहे हैं। तीनों के तीनों, यानी कि बीच में लाश रखी जाती है, पीछे भी एक व्यक्ति बैठा होता है, आगे उसका भाई बैठा होता है लड़की का, और ये बाइक लेकर सीधा पहुंच जाते हैं उस चिपियाना बुजुर्ग के तालाब पर और वहां जाकर उस लाश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं।
लेकिन ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि लंबा समय बीत जाता है, ना तो वहाँ किसी को दुर्गंध आती है और ना ही किसी को इस लाश के बारे में पता चलता है। जब 8 महीने बीत जाते हैं तब 26 जनवरी 2023 को अचानक ही उसके कंकाल किसी राहगीर को दिखाई दे जाते हैं। वो पुलिस को फ़ोन करता है। जब 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहाँ एक लाश की कंकाल देखने के बाद जाहिर सी बात है पुलिस की नींद टूटना लाजमी था। जो काम 8 महीने में पुलिस ना कर सकी वो महज पुलिस ने 7-8 दिन या 13 दिन के अंदर इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है और 7 फरवरी 2023 को इस घटनाक्रम का पुलिस खुलासा भी कर देती है। जबकि उसका भाई लगातार थाने के चक्कर काट रहा था। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तब उच्च अधिकारी इनको पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे थे, ऐसे वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे मीडिया में, जैसे कि पुलिस ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इस घटनाक्रम में जितनी देरी हुई है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानती थी, इसलिए वो अनजान बनी हुई थी। क्योंकि लड़के को जो फ़ोन करके बुलाया गया था तब सबसे आखिरी बार उस लड़की का ही फ़ोन था और दोनों की आपस में बहुत बहुत देर तक बातें होती थीं, ऐसा मीडिया में छपा है। ऐसी बात जानकारी मिलती है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से काफ़ी समय से फ़ोन पर कनेक्ट थे। तो पुलिस ने इस फ़ोन को इतनी आसानी से, इतनी शिथिलता से कैसे लिया जो घटनाक्रम का इतने दिनों के बाद खुलासा होता है। यदि 26 जनवरी 2023 को उस लड़की की लाश का कंकाल ना मिला होता तो शायद ये मामला कभी सामने आता ही नहीं और कभी ये घटनाक्रम का खुलासा होता ही नहीं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज इस्माइल खान हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें गणपत सिंह है राजस्थान से, भोलानाथ यादव जौनपुर से हैं, अब्दुल कादिर प्रमोद पाल हैं, विष्णु मालवी हैं, जगदीश सिंह, बाबू राम, मेहताब अब्बासी हैं, कैलाश सैनी हैं, महेश कुमार, बालकृष्ण बांका खोत, सलीम खान, इरशाद खान, खुर्शीद मुस्कान, भजन लाल बिश्नोई, मोहम्मद रईसुद्दीन, शेखू खान, सरफराज, अजय चौहान, ऋषिपाल सिंह, राजन मिश्रा, सैराज अंसारी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।